तमिलनाडु का कन्याकुमारी दक्षिण भारत के बिल्कुल अंतिम छोर पर स्थित है। इसके आगे विशाल हिंद महासागर है, जो आगे जाकर बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। ये कहानी कन्याकुमारी के पास स्थित पुटुसपुर नाम के गांव में रहने वाले अब्दुल की है। अब्दुल बकरे पालने का काम करता था। उसके पास छोटे बड़े कुल मिलाकर 20 बकरे बकरियां थे। पहचान के लिए अब्दुल ने उनके ऊपर सफेद पेंट से नंबर लिख रखे थे। पापा, बकरा नंबर 15 से उसका पेंट छूट रहा है। मैं स्कूल से चौक लेकर आई हूँ, क्या मैं बकरे पर नंबर लिख दूँ? हाँ सकीना बेटी, लिख दो। सकीना जब बकरे पर नंबर लिखने चली गई, तो अब्दुल की बीवी हमीदा अब्दुल से बोली, सकीना की फीस जमा होगी और गयास भी मोबाइल के लिए रो रहा है। बकरा नंबर 13 बड़ा हो गया है, आप इसे बेच आइए, हमें पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं आज शाम को मोहित भाई के पास जाऊंगा। जब कोई बकरा बड़ा हो जाता तो अब्दुल बकरे को किसी मटन शॉप वाले के पास बेच आता। आओ अब्दुल आओ, आज क्या माल लेकर आए हो? आज का माल एकदम कड़क है, इसके मुझे 15,000 रुपए तो मिलने ही चाहिए। इस बकरे के 15,000 नहीं मिल सकते, ऐसे बकरे तो 7-8 हजार में बिकते हैं। फिर भी तुम जान पहचान के आदमी हो तो मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगा, इससे ज्यादा कोई इस बकरे की कीमत नहीं देने वाला। अब्दुल ने बकरा 10,000 में बेच दिया। वो पेठे की मिठाई और पैसे लेकर घर पहुंचा। कितने में बिका बकरा? मोहित भाई ने 10,000 दिए हैं। मोहित आपको कम दाम देता है, आप किसी और दुकानदार के पास क्यों नहीं जाते? मोहित भाई अपनी जान पहचान के आदमी हैं, वो ठीक ही कीमत देते होंगे। 10,000 में सकीना की फीस और गयास का मोबाइल दोनों काम हो जाएंगे क्या? 3,000 मेरे पास है, 13,000 में दोनों काम हो जाएंगे। बच्चों को ये पेठा बांट दो। अब्दुल जब भी कोई बकरा बेचता उसे अफसोस भी होता, क्योंकि बकरे को पालते पालते उससे लगाव हो जाता था। लेकिन बेचना अब्दुल की मजबूरी थी। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? अब्दुल का मकान बहुत पुराना और जर्जर था। रात में जब सभी लोग सो रहे थे तो तेज बारिश के कारण छत से एक बड़ा टुकड़ा गयास के पैर पर आ गिरा। गयास के पैर में बहुत चोट आई और घर की छत में एक छेद हो गया। गयास के पैर के इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। मैं कब से कह रही थी कि मकान की मरम्मत करा लो, आखिर लेने के देने पड़ ही गए। अब इलाज में भी पैसा खर्च हुआ जा रहा है और ये छेद भी बंद करना पड़ेगा। मेरे पास पैसे कहाँ थे जो मैं मकान की मरम्मत करा लेता? फिर इस पुराने मकान में पैसा लगाना बेवकूफी है, ये कभी भी गिर सकता है। आप किसी भी तरह पैसे कमाइए, लेकिन जल्द से जल्द नए घर का इंतजाम करिए, वरना हमारे सिर पर छत भी नहीं रहेगी। बकरे पालने के धंधे में तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ पापा, स्कूल के बच्चे भी हमें बकरे बकरियों के भाई बहन कहकर चिढ़ाते हैं, आप कोई और काम करिए ना। अब्दुल को पेठा पसंद था। उसने सोचा, क्यों ना मैं पेठे की मिठाई बेचूं? मैं कन्याकुमारी जाऊंगा और वहाँ पर पेठे बनाकर बेचूंगा। लेकिन आपको पेठा बनाना भी तो नहीं आता। तो मैं किसी दुकान पर काम करके पेठा बनाना सीख लूंगा। पापा, आपको पेठा बनाना सीखने के लिए कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। उस दिन आप पेठा लाए थे ना, तो मैंने YouTube पर पेठा बनाने की विधि देखी थी। अब्दुल ने सारे बकरे बकरियों को बेच दिया और कन्याकुमारी जाकर पेठा बनाने का सामान खरीदा और दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। पेठा कितने रुपए किलो है? सिर्फ 200 रुपए किलो। मेरे बच्चे रंगीन पेठा खाते हैं, क्या आपके पास रंगीन पेठा है? अभी तो नहीं है बाबूजी, लेकिन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। धीरे धीरे अब्दुल की बिक्री बढ़ती है और उसकी दुकान शहर में अब्दुल पेठा वाला के नाम से मशहूर हो जाती है। जब अब्दुल के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो अपना नया घर बनवा लेता है। बच्चों, तुम्हारी परीक्षाएं खत्म होने के बाद हम श्रीलंका घूमने जाएंगे। अब्दुल का परिवार जब श्रीलंका घूमने गया तो वो अपने साथ अपनी दुकान का पेठा भी ले गए। उन्होंने श्रीलंका के लोगों को फ्री में पेठा खिलाया। बताइए भाई साहब, हमारा पेठा कैसा है?
आपके पेठे का स्वाद तो वाकई गजब है। हमारे यहाँ अली नाम का एक आदमी पेठा बेचता है, लेकिन आज मुझे पता चला कि अली के पेठे में तो कोई स्वाद ही नहीं है। अब्दुल के परिवार ने भी अली का पेठा खाकर देखा। छी, ये तो कड़वा रहा है, इसे तो निगला भी नहीं जा रहा है। पापा, कन्याकुमारी में तो आपकी दुकान फेमस हो ही चुकी है। वो दुकान नौकरों को सौंप कर आप यहाँ पर अपनी दुकान शुरू कीजिए। तुमने ठीक कहा सकीना, अब हम अपने बिजनेस को श्रीलंका में फैलाएंगे। अब्दुल ने भारत से ही पेठा मंगाया और श्रीलंका में कारोबार शुरू किया। श्रीलंका में भी अब्दुल का व्यापार तेजी से फैलने लगा। अली का पेठा अब लोगों ने सूंघना भी बंद कर दिया। अली एक दिन अब्दुल के पास गया। भाई साहब, तुम अपने पेठे को कैसे तैयार करते हो? मैं तुम्हारा तरीका सीखना चाहता हूँ। तुम्हारा स्वागत है दोस्त, मैं तुम्हें हर चीज बहुत अच्छे से दिखाता और समझाता हूँ। अली ने अब्दुल के पेठा तैयार करने का पूरा प्रोसेस देखा। उसे बात समझ में आ गई कि फर्क बस हरे पेठे की क्वालिटी का है। अब्दुल भाई, तुम इतनी अच्छी क्वालिटी का हरा पेठा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? लो क्वालिटी का पेठा इस्तेमाल करो, लागत कम आएगी, मुनाफा अधिक होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने ग्राहकों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध कराना चाहता हूँ। तुम्हें भी अपने पेठे की क्वालिटी सुधार लेनी चाहिए। देखो, अगर तुम और मैं दोनों लो क्वालिटी का पेठा इस्तेमाल करेंगे तो किसी को क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। हम दोनों का फायदा होगा। तुम कहो तो मैं अपने इंपोर्टर से तुम्हारी बात करा दूं, वो तुम्हें सस्ता हरा पेठा उपलब्ध करा देगा। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए सस्ता पेठा। अगर ये आदमी यहाँ रहा ना तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। अली ने एक औरत को कुछ रुपए दिए और उसे अब्दुल के पास भेजा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरा मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे अपना पेठा खिला देंगे? हाँ बहन जी, आप जितना चाहे खा सकती हैं। अल्लाह की दुआ से आपके खाने से मेरे माल में कोई कमी नहीं होगी। आपकी आवाज तो पेठे की तरह मीठी है। आप मुझे बहन जी मत कहिए, मेरा नाम रसीली है। आप मुझे इसी नाम से बुलाइए ना। मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, क्या आपके पास फुर्सत है? अली का प्लान था कि रसीली अब्दुल को फंसा लेगी और गलत झूठे इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करके जेल भिजवा देगी, लेकिन अली का प्लान सफल नहीं हो पाया। अब्दुल ने रसीली की बातों से उसे भांप लिया और सख्ती से कहा, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे अकेले में नहीं मिल सकता। वहाँ किसी औरत की दाल नहीं गलने वाली, तुम कुछ और उपाय करो। अली अपनी जान पहचान के एक मंत्री के पास पहुँचा। मंत्री जी, एक अब्दुल नाम के भारतीय ने मेरी नाक में दम कर रखा है। आप किसी तरह कोई कानूनी अड़ंगा लगाकर उसे वापस तमिलनाडु भिजवा दीजिए। भारत सरकार से अच्छे रिश्ते रखना फिलहाल हमारी मजबूरी है। भारत सरकार हर तरह से हमारी मदद कर रही है। इस समय किसी भारतीय व्यापारी को कष्ट देना उचित नहीं होगा। तुम अपने स्तर पर कुछ उपाय कर लो। अली क्रोधित हुआ और अपने घर पहुंचा। क्या हुआ? आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? अब मेरी परेशानी में तुम क्या कर लोगी? तुम्हें तो बस गहने और अच्छे कपड़े चाहिए। गहने और अच्छे कपड़े चाहने में बुरा ही क्या है, लेकिन तुम अपनी परेशानी का कारण तो बताओ, हो सकता है मैं कुछ समाधान दे पाऊँ। अली ने पत्नी को समस्या बताई। मेरा भाई शाहरुख अंटार्कटिका की यात्रा पर जा रहा है। उस आदमी को जहाज में बैठाकर अंटार्कटिका में फेंकवा दो। वहाँ बर्फ ही बर्फ है, ठिठुर कर वहीं मर जाएगा। अली का साला जिस दिन अंटार्कटिका जा रहा था, उससे एक दिन पहले अली ने कुछ नकाबपोश गुंडों के द्वारा अब्दुल को उठवा लिया। अब्दुल के हाथ पैर बांधे और आंखों पर पट्टी बांधकर जहाज पर लेटा दिया। अली का साला अब्दुल को बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप पर फेंक आया, जहाँ दूर दूर तक सिवाय बर्फ के और कुछ भी नहीं था। किसी तरह अब्दुल ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई। ये मैं कहाँ गया हूँ? यहाँ तो बहुत ठंड है, बहुत भूख लग रही है, यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। तभी अब्दुल को अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। अब्दुल के पीछे एक सफेद भालू खड़ा था। भालू अब्दुल के पीछे पड़ गया।
और अब्दुल को इधर उधर दौड़ाने लगा। हे अल्लाह, अब ये आफत कहाँ से आ गई? अब्दुल को ठंडे पानी की नदी में कूदना पड़ा। तब सफेद भालू ने अब्दुल का पीछा छोड़ा। ये भालू कुछ तो खाता ही होगा। अगर मैं इसके पीछे पीछे जाऊं तो मुझे खाना मिल सकता है। अब्दुल भालू के पीछे पीछे गया। भालू एक दूसरे भालू के पास पहुंचा जो जमीन पर पड़ा हुआ था। जमीन पर पड़े भालू के पेट पर एक घाव था जिससे खून बह रहा था। मुझे उस भालू की मदद करनी चाहिए। अब्दुल डरते हुए घायल भालू के पास पहुंचा और अपने कपड़ों का इस्तेमाल करके भालू की पट्टी की। अब अब्दुल के पास पहनने के लिए शर्ट भी नहीं थी। हे अल्लाह, मेरी मदद करो। तभी अब्दुल के सामने एक देवी प्रकट हुई। मैं बर्फ की देवी आइसनो हूँ और यहाँ के प्राणियों की देखभाल करती हूँ। हर साल यहाँ शिकारी आते हैं और भालुओं का शिकार करते हैं। तुमने एक घायल भालू की मदद की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। देवी ने अब्दुल को एक छड़ी दी। इस छड़ी को बर्फ से स्पर्श कराना। बर्फ उसी चीज में बदल जाएगी जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। मैं कन्याकुमारी से आया हूँ। सबसे पहले मैं बर्फ की नाव बनाकर घर जाऊंगा, लेकिन घर पहुँचने के बाद इस छड़ी का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, क्योंकि कन्याकुमारी में तो बर्फ होती ही नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं हर अमावस्या की रात 12 बजे तुम्हें यहाँ से एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा भेज दिया करूँगी। अब्दुल अपने मन में नाव का ध्यान करते एक बड़े बर्फ के टुकड़े से छड़ी को स्पर्श कराता है। बर्फ का टुकड़ा नाव में बदल जाता है। अब्दुल नाव से यात्रा करता हुआ कन्याकुमारी पहुंचा। पापा, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत बार फोन किया। बेटा, किसी ने मुझे अंटार्कटिका पहुंचा दिया था, लेकिन अब सब ठीक है। तुम्हें, सकीना को और तुम्हारी माँ को जिस चीज की भी जरूरत हो वो मुझे एक कागज पर लिखकर दे दो। अमावस की रात को अब्दुल समुद्र तट पर जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा तैरता हुआ उसकी तरफ चला आ रहा है। अब्दुल ने उस बर्फ के कई टुकड़े किए और उसने बर्फ से ही पेठा बनाया। उस पेठे में वही स्वाद था जो उसके हाथ से तैयार पेठे में होता था। बर्फ के भारी टुकड़ों से उसने अपने लिए कार भी बनाई। कुछ दिनों बाद अब्दुल श्रीलंका गया। इस बार वो अपनी दुकान पर एक महंगी कार में पहुंचा। अली उसको देखकर चौंक गया। शाहरुख, क्या तुमने अब्दुल को अंटार्कटिका पर नहीं छोड़ा था? मैंने तो उसे वहीं छोड़ा था। तो फिर वो वापस कैसे लौट आया? मुझे क्या पता, बिना जहाज के समुंदर पार करके वो कैसे यहाँ तक पहुँच आया। अब्दुल के पास अब पेठे की कोई कमी नहीं थी। वो बर्फ से जितना चाहे उतना पेठा तैयार कर लेता था। उसकी कोई लागत भी नहीं आती थी। और अब्दुल भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ अली, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक ही हूँ। आपके पेठे की क्वालिटी तो और भी शानदार हो गई। एकदम शीशे की तरह पारदर्शी, बिल्कुल बर्फ की तरह। तुमने ठीक पहचाना, मैं ये पेठा बर्फ से ही तैयार कर रहा हूँ। पेठा बर्फ से तैयार कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? अब्दुल ने अली को बर्फ और जादुई छड़ी के बारे में बताया। तो अब्दुल भाई, वो छड़ी आप कुछ दिनों के लिए मुझे भी दे दीजिए। मैं भी बर्फ से पेठा तैयार कर लूंगा। मैं वो छड़ी तो तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुमने वो कहीं गुम कर दी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम अमावस्या की रात को कन्याकुमारी आ जाओ। मैं बर्फ से पेठा तैयार करूंगा और तुम्हें कम दामों पर बेच दूंगा, ताकि तुम्हारी भी रोजी रोटी चलती रहे। मैंने इसे अंटार्कटिका मरने के लिए भेजा, लेकिन ये तो वरदान लेकर वापस लौटा और अब मुझ पर ही दया कर रहा है। मैं अंटार्कटिका जाकर उस देवी से जादुई छड़ी लेकर आऊंगा। अली अपने साले शाहरुख के साथ अंटार्कटिका पहुंचा। शाहरुख, तुम तीर मारकर एक भालू को घायल कर देना, फिर मैं उस भालू की मदद करूंगा और फिर देवी प्रसन्न होकर मुझे उपहार देगी। फिर मैं भी अब्दुल की तरह अमीर हो जाऊंगा। शाहरुख ने भी एक भालू के पेट में तीर मारकर उसे घायल कर दिया। अली भालू के पास पहुंचा और भालू की मरहम पट्टी करने लगा। तभी बर्फ की देवी वहाँ प्रकट हुई। मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं।
तुमने मेरा वरदान पाने के लिए जानबूझकर उस भालू को घायल किया है। तुम्हें दंड मिलेगा। देवी ने 4 भालू अली के पीछे दौड़ा दिए। अली अपनी जान बचाने के लिए ठंडी नदी में कूद गया। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये भालू तो मुझे निकलने ही नहीं दे रहे हैं। मुझे माफ कर दो देवी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। इस तरह अली ने अपनी करनी का फल भुगता।